हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री कोर्स का कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने इसकी थ्योरी को कंप्लीट किया था और आज से हम शुरू करने वाले हैं इसके अभ्यास के प्रश्नों को। जितनी अधिक इंपॉर्टेंट थ्योरी है उतना ही अधिक इंपॉर्टेंट ये प्रश्न भी है। यदि आप एनसीईआरटी की थ्योरी के साथ साथ इसके अभ्यास के प्रश्नों को, एक्सरसाइज को पूर्ण रूप से हल कर लेते हैं, मानिए चैप्टर में आपकी अच्छी कमांड हो जाएगी। और यदि कमांड अच्छी होगी तो चाहे आपके वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, दोनों में आपको इस चैप्टर के सारे प्रश्न 100% आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, यदि सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड 11th 12th से आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्लीज शेयर जरूर कीजिए। आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे, हमें जितना अच्छा रिस्पांस मिलेगा, हम भी उतनी अधिक एनर्जी के साथ आपके सामने वीडियोस रखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो फिर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को शुरू करवा रहे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हम ले रहे हैं सबसे पहले पहला प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4.1। इसके अनुसार निम्न अभिक्रियाओं के वेग व्यंजकों से इसकी अभिक्रिया कोटि तथा वेग स्थिरांकों की इकाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है? वेग व्यंजकों से इसकी अभिक्रिया कोटि। एक तो हमें क्या निकालना है? अभिक्रिया की कोटि। एक तो प्यारे बच्चों हमें यह ज्ञात करना है, और सेकंड हमारे को क्या कह रहा है? वेग स्थिरांक की इकाई। वेग स्थिरांक इकाई, ये दो चीजें हमें याद करनी है। तो फर्स्ट पार्ट में दे रहे हैं 3NO जो गैसेस स्टेट में, इससे N2O बन रहा है। मेन हमें जो दे रखा है वो दे रखा है वेग इज इक्वल टू, फर्स्ट के लिए दे रखा है वेग बराबर K, और ये दे रखा NO की पावर 2। सबसे पहले इसको देखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो वेग का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। यहां पर हम आपको शो करके दिखा रहे हैं। हमने कहा कोई यदि मेरे पास एक इक्वेशन है a प्लस बी से बन रहा हो c प्लस डी, यदि तैयार हो रहा हो, और इसके स्टिक्योमेट्री गुणांक, जिसे हम कहते हैं समीकरण को संतुलित करने के लिए जिन गुणांकों का यहां इस्तेमाल किया जाता है, यदि उसको हम ले लें, ये हमारा n1 है, ये n2 है, ये हमारा m1 है, ये हमारा m2 है, यदि इस तरीके से हम ले लें तो हम कहते हैं इस समीकरण में जो अभिक्रिया का जो वेग व्यंजक होगा वो क्या होगा? उसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, वेग व्यंजक या अभिक्रिया का वेग बराबर हमारा होता है k, ये हमारा जगह a टू दी पावर हम लिख सकते हैं n, और b की पावर हम लिख लेते हैं m। जहां आपको ध्यान रखना है n जो हमारे पास a, हम कह सकते हैं अभिकारक दो हैं a तथा b, तो अभिकारक a की घात यदि n है तो यह हमारे को यह बताती है कि इसकी जो हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज और जो इसकी अभिक्रिया का जो वेग होगा वो a के सापेक्ष, सांद्रता के सापेक्ष वो क्या है? n है। इसी प्रकार b के सापेक्ष यदि अभिक्रिया का वेग देखें तो वो किसके बराबर है? m के बराबर। यहां से हमें एक बात पता चलती है, अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो n प्लस m के बराबर होती है। तो ये तीन चीजें यदि आपको अच्छे से पता है तो समझ लीजिए इन प्रश्नों को करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब शुरुआत करते हैं यहां से। सबसे पहले क्या करें? अभिक्रिया की कोटि। तो कोटि क्या हो जाएगी? ये स्टैंडर्ड इक्वेशन जो ये है, इसमें इसकी जो घात होगी वही अभिक्रिया की कोटि होगी। क्योंकि यहां पर हम देख रहे थे जो अभिकारक थे इस समीकरण में वो दो थे, a तथा b, जबकि यहां केवल एक हमारे को अभिकारक दे रखा है। तो जो उसकी घात होगी वही क्या होगी? अभिक्रिया की कोटि। तो लिखेंगे कोटि बराबर किसके बराबर हो जाएगी? 2। तो अभिक्रिया की कोटि तो हो गई 2। सेकंड हमें निकालना है वेग स्थिरांक इकाई। वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात करनी है। तो वेग स्थिरांक क्या होता है? ये जो k होता है इसी को वेग स्थिरांक कहते हैं। तो यहां से हमारा आ जाएगा k इज इक्वल टू, यह आता है वेग बटे, यहां पे देखें तो ये आ जाएगा NO का होल स्क्वायर। अब वेग का मात्रक क्या होगा? तो समीकरण आपके पास ये है, वेग बराबर हमारा होता है, ये है जो वेग होता है सामान्यतः उसको इस प्रकार से लिखते हैं, वेग बराबर हम लिख सकते हैं सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है, तो लिखते हैं d, यहां पे लिखते हैं a, और यहां पे लिख लेते हैं dt। ध्यान रखिएगा, एक जनरल इक्वेशन आपको बता रहा हूं।
बॉक्स के अंदर जब भी कोई अभिकारक आए या उत्पाद आए तो इसका अर्थ है ये उसकी सांद्रता है, और dt का अर्थ है कि सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन। तो इसका मात्रक क्या होगा, मैं यहां पर आपको बता देता हूं। सांद्रता जो होती है उसका मात्रक होता है मोल पर लीटर, जो हमारा मोलरता का मात्रक होता है। तो ये हमारा आता है मोल पर लीटर। और dt हमारा क्या होता है, समय। समय का मात्रक क्या होता है, हम कह सकते हैं सेकंड। तो ये हमारा आ गया सेकंड। तो वेग का मात्रक आ गया मोल पर लीटर पर सेकंड, ये हमारा होता है। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा, ये जो सांद्रता है, सांद्रता का मात्रक भी आपको पता होना चाहिए। सांद्रता का मात्रक हमने यहां पर लिखा हुआ है, ये DAA, ये क्या है, सांद्रता, ये है मोल पर लीटर। तो एक तो ये मात्रक आपने ध्यान रखना है। दूसरा मैं लिख रहा हूं सांद्रता, इसका मात्रक होगा मोल पर लीटर। ये दो चीजें आपको फार्मूले ध्यान रखने हैं यहां। तो अब यहां पर रखें वेग। वेग का मात्रक क्या है, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो मैंने लिख लिया मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ये आ गया। NO क्या है, ये बॉक्स के अंदर है तो इसका मतलब ये सांद्रता है। सांद्रता का मात्रक क्या है, मोल पर लीटर, और इसका स्क्वायर है तो क्या लिख लेंगे, मल्टीप्लाई मोल स्क्वायर। और जो नीचे का लीटर यहां नीचे आना वो कहां चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई लीटर स्क्वायर। अब इसे आपने सॉल्व करना है। एल से, एल की 2 में से एक घात कट जाएगी, एक बच जाएगी, और मोल की 2 घातों में से ऊपर की 1 मोल कट जाएगा। तो मात्रक क्या आ जाएगा इसका, यहां पे लिख रहे हैं के बराबर हमारा आ गया, ये निकल के आ जाएगा। आप देखिए ऊपर आ गया हमारा केवल एल यानी कि लीटर, और नीचे हमारा आ गया मोल सेकेंड, मोल, और ये आ गया सेकेंड। तो मात्रक हमारे पास ये आ गया लीटर बटे मोल सेकेंड, इसके बराबर आ गया। यदि इसे आप, जैसे हम वहां डायमेंशंस निकालते थे, विमाएं निकालते थे, यदि आप विमाओं के पदों में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, तो ध्यान रखिएगा जो विमा होगी, क्योंकि बहुत बार प्यारे बच्चों विमा भी पूछ ली जाती है, इसके इंग्लिश वर्जन में उन्होंने डायमेंशंस की बात करी है। तो विमा क्या होगी, के की विमा बराबर क्या होगी, देखिए एल, एल है लीटर, लीटर प्रदर्शित करता है वॉल्यूम को यानी कि आयतन को, और आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब। जैसे हम एमकेएस पद्धति में लिखें, पहले ऐसे ही लिख लेते हैं, चलिए मीटर क्यूब अपॉन नीचे आ गया मोल, और ये हमारा सेकंड, तो सेकंड ही आ गया। तो अब डायमेंशन लिखें तो ये आ गया एल क्यूब, नीचे मोल के लिए हम डायमेंशन को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेकंड तो आप जानते हैं टाइम है, तो ये हमारा आ गया टाइम। तो ये आ गया एल क्यूब n-1 t-1, ये क्या हो जाएगी, के की विमा हो जाएगी। तो मुझे लगता है काफी आसान है। अगर आपको थोड़ी सी चैप्टर में ये चीजें आपने यदि गौर करी हो, इन चीजों से गो थ्रू हुए हो, तो आपके लिए ये प्रश्न काफी आसान होगा। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में देखें, सेकंड पार्ट में जो इक्वेशन दी है उसमें सीधे इन्होंने वेग दे रखा है, वेग इज इक्वल टू, वेग बराबर के, और यहां पर हमें दे दिया H2O2, यहां पर दे दिया H2O2, और सेकंड में क्या दे दिया, आई हमारे को दे दिया, यानी कि आयोडीन दे दिया, आई माइनस दे रखा है, उससे खैर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस तरीके से। तो इसमें भी आपको दो चीजें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले कोटि क्या होगी, कोटि, तो देखिए इसमें H2O2 की ये जो सांद्रता है इसका घात कुछ नहीं है तो एक तो होगी, वैसे ही I माइनस की यदि कोई घात नहीं है तो एक तो होगी। तो ये किस समीकरण के इक्विवेलेंट है, इस वाले समीकरण के समानार्थी है ये वाला। तो कोटि बराबर क्या हो जाएगी, पहले की सांद्रता n थी, दूसरे की m थी, तो कोटि होगी n प्लस m। तो यहां पर क्या हो जाएगी, कोटि बराबर n का मान भी 1, m का मान भी 1, 1 प्लस 1 यानी कि क्या हो गई 2। तो इस प्रकार से ये तो हमारी निकल गई कोटि। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सेकंड हमें निकालना है k की वैल्यू, जिसे हम कहते हैं वेग स्थिरांक। k क्या होता है, वेग स्थिरांक। तो k इज इक्वल टू, फार्मूला तो यही आएगा हमारे पास, वेग बटे जो हमारी सांद्रताएं दी हैं, तो यह आ जाएगा वेग बटे नीचे दो सांद्रताएं दी हैं H2O2 और नीचे I माइनस दो सांद्रताएं दी हैं। तो इन दोनों में यदि वैल्यूज रखें तो क्या रखेंगे, वेग का आप जानते हैं, अभी हमने बताया है वेग की जो विमा हमारी होती है वो होती है हमारी, यहां पर हमने बताई मोल पर लीटर पर सेकेंड। यह आ गया हमारा, यहां लिख लेते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये आ गया। अब नीचे देखिए,
ये भी सांद्रता है, ये भी सांद्रता, और सांद्रता का मात्रक हमारा क्या होता है, मोल पर लीटर। तो ये 2 बार है तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई मोल पर लीटर ऊपर चले जाएगा, और दूसरा वाला भी आ जाएगा मोल और पर लीटर ऊपर चले जाएगा। इसकी सांद्रता का मात्रक मोल पर लीटर, दूसरे की सांद्रता का मात्रक मोल पर लीटर। तो ये हमने इस प्रकार से लिख लिया। अब क्या आ जाएगा, मोल से मोल कट गया, इस लीटर से 1 लीटर कट गया, तो K इजिकल टू हमारा सीधे आ गया, ऊपर आ गया लीटर बटे ये आ गया मोल सेकेंड। तो यहां पर ये चेंज था। तो अब यहां पर इसका यदि मात्रक लिखें, ये लीटर बटे मोल सेकेंड, प्यारे बच्चों सेम आ रहा है। तो इसका अर्थ है, इसका ये जो विमा होगी L क्यूब n-1 t-1 होगी। तो लिख लेते हैं विमा, ये आ गया L क्यूब n-1 t-1, क्योंकि ये देखिए K का मात्रक यहां पर क्या था, लीटर बटे मोल सेकेंड, यहां पर भी K बराबर लीटर बटे मोल सेकेंड। तो यदि इसका मात्रक दोनों स्थितियों में सेम है तो विमा बिल्कुल यही वाली निकल के आएगी हमारी। तो ये हमने इस प्रकार से इसको लिख लिया। अगला देखें, थर्ड पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड में इक्वेशन दे रहा है, जो वेग इसने कुल मिला के दिया है वो दिया है वेग बराबर K, और यहां हमारे को दिया है CH3CHO की CH3CHO इसकी पावर है 3/2। तो इसको कैसे निकालेंगे, सीधे हम देख रहे हैं जो कोटि होगी अभिक्रिया की वो सीधे इसकी घात के बराबर होगी, यानी कि 3/2 यानी कि 1.5 के बराबर होगी। कोटि तो इतनी होगी। अब सेकंड हमारे को क्या निकालना है, K का मात्रक निकालना है। तो यही वाला फार्मूला है, K इजिकल टू वेग बटे इसकी सांद्रता यानी कि CH3CHO इसकी कितना आ गया यहाँ पर 3/2। अब वेग का मात्रक कितना होता है, हमने यहां पर लिखा हुआ है वेग बराबर मोल बटे लीटर सेकेंड। ये आ गया, इंग्लिश में लिखिए चाहे हिंदी में लिखिए प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, मोल बटे लीटर सेकेंड। ये लिख लिया हमने, ये मोल बटे लीटर सेकेंड। अब इसका क्या मात्रक होगा, सांद्रता का मात्रक हमारा होता है मोल बटे लीटर। तो लिखेंगे मोल बटे लीटर कहां चले गया, ऊपर। अब इसकी पावर है 3/2, तो मोल की पावर भी 3/2, लीटर की पावर भी 3/2। इस बात को ध्यान रखना प्यारे बच्चों। इसी कारण से ये 4 पार्ट दे रखे हैं आपको, कि आपको हर तरीके की बात समझ में आ जाए इसमें। अब इसे सॉल्व करें तो K इजिकल टू क्या आ जाएगा, ऊपर तो मोल, ये मोल है, मोल की घात 3/2 है, तो ये ऊपर की ओर यदि ले जाएं तो ये आ जाएगा मोल, ये आ जाएगा 1 - 3/2, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। ऐसी नीचे हमारा सेकंड तो है ही, और ये लीटर ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, लीटर 3/2, और ये ऊपर जाके -1 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर लीटर की घात कितनी रही होगी 1, ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1। तो ये इस प्रकार से आएगा। अब घटा लीजिए तो ये आ जाएगा मोल की पावर 1/2, और लीटर की पावर भी क्या आ जाएगी 1/2। ये माइनस में होगी, ये प्लस में होगी, बस इतना इसमें अंतर आएगा। और नीचे बटे क्या आ जाएगा, नीचे हमारा आ गया सेकेंड। अब इसकी विमा आप यदि निकालना चाहें तो K की विमा क्या आ जाएगी, विमा बराबर आ जाएगी K की मोल। मोल को हमने कहा था क्या है, ये मोल जो है उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोल यानी कि n की पावर -1/2। लीटर होता है, मैंने कहा था आयतन, और आयतन का मतलब मीटर की घात 3। तो यहां आ जाएगा मीटर की घात, मीटर यानी कि लेंथ की पावर 3, और ये 1/2 है तो 3/2, और नीचे t आ गया t। तो इसकी विमा आ जाएगी L 3/2, n -1/2 और t -1। ये क्या हो जाएगी, हमारा जो थर्ड पार्ट है उसकी विमा इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आप इसे एक बार नोट कीजिए, फिर हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं इसी फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट हमारे को दे रखा है, इसमें वेग बराबर, ये जो फोर्थ पार्ट है इसमें दिया है वेग बराबर, ये दिया है K C2H5Cl, K
C2H5Cl। इसकी भी हमें दोनों चीजें ज्ञात करनी है। तो फिर से यदि इस इक्वेशन से आप इसको कंपेयर करेंगे, क्योंकि इसमें तो एक ही हम कह सकते हैं अभिकारक है और कुछ नहीं, इसकी घात एक है, तो हम लिखेंगे कोटि बराबर कितनी हो जाएगी हमारी, एक। अब दूसरा हम जानते हैं कि जो कांस्टेंट k होता है वह बराबर होता है वेग बटे हमारी क्या होती है, सांद्रता। और सांद्रता किसकी, इस इक्वेशन में इसकी सांद्रता C2H5Cl की पावर 1। अब वेग का मात्रक आप जानते हैं, वेग बराबर हमारा होता है, यहां पर हमने लिखा है वेग बराबर मोल बटे लीटर पर सेकेंड मात्रक। तो ये आ जाएगा वेग बराबर मोल बटे लीटर सेकेंड, इसके बराबर आ गया। और ये हमारी क्या है, सांद्रता, और सांद्रता का मात्रक क्या है, मोल बटे लीटर। तो लिख लेंगे मोल बटे लीटर, कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, तो मोल से मोल कट गया, लीटर से लीटर कट गया। इसका मतलब है यहां पर मात्रक कितना निकल के आया, के का मात्रक आया 1/सेकेंड, यानी कि सेकेंड की घात -1। तो विमा क्या हो जाएगी, विमा निकल के आएगी के की t-1। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों इस फर्स्ट क्वेश्चन के हम चारों पार्ट्स कर सकते हैं, काफी आसान है। कोटि आपको इस इक्वेशन से पता चल जाती है। यदि ये पता हो, वेग की समीकरण आपको पता हो, तो कोटि पहले जो अभिकारक है A, उसकी सांद्रता यदि n है और दूसरा B की जिसकी सांद्रता की घात क्या है, m है, तो दोनों का यदि योग कर दिया जाए वो हमारी कोटि होती है। और इस प्रकार से हमें यदि वेग और सांद्रता के मात्रक पता हो तो हम आसानी से ये चीजें ज्ञात कर सकते हैं। तो आप नोट कीजिए, फिर हम सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 4.2, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार अभिक्रिया 2a + b से a2b के लिए वेग की इक्वेशन इन्होंने दे दी है। k a इंटू बी की पावर है 2 तथा k का मान 2.0 10⁻⁻6 पर मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर पर सेकंड है, लीटर स्क्वायर पर सेकंड। प्रारंभ के ये कह रहे हैं प्रारंभिक वेग की गणना कीजिए जब a का मान इतना है, b का मान इतना है हो, तथा अभिक्रिया वेग की गणना कीजिए जब a घटकर 0.06 मोल पर लीटर रह जाए। तो पहले इसके आंकड़े लिख लेते हैं। अभिक्रिया दे दी 2a + b से a2b बन रहा है, यह है 2a + b से बन रहा है a2b बन रहा है। अब साथ में आंकड़े क्या दे दिए प्यारे बच्चों, ये हमें दे दिए k की वैल्यू दे दिए 2.0 10⁻⁻6, तो ये दे दिया k = 2.0 × 10⁻⁻6 और मात्रक हमें दे दिया है लीटर स्क्वायर, ये है मोल -2 लीटर स्क्वायर, और सेकंड भी हमें दे दिया -1, ये हमें दे दिया। अब क्या कह रहा है कि प्रारंभिक वेग की गणना कीजिए, यानी कि प्रारंभिक वेग ज्ञात करना है जब a का मान है 0.1 मोल पर लीटर, यानी कि ये a0 हमें दे दिया, a0 इसे लिखते हैं प्रारंभ में 0.1 मोल पर लीटर, ये दिया है। और सेकंड हमारे को दिया है b की वैल्यू 0.2 मोल पर लीटर, ये b0 हमारे को दे दिया 0.2 मोल पर लीटर, ये पहली कंडीशन दे दी। तो एक तो हमें वेग यहां पर ज्ञात करना है। सेकंड ये कह रहा है तथा अभिक्रिया के वेग की गणना कीजिए जब a घटकर 0.6 मोल पर लीटर रह जाता है, यानी कि पहले कंडीशन में तो ये है, और किसी t कंडीशन में जो a की वैल्यू है वो 0.06 मोल पर लीटर रह जाता है, उस समय भी हमें क्या करना है, वेग की गणना करनी है। यानी कि यहां पर एक वेग निकालना है और एक वेग यहां पर निकालना है। इन दोनों ही कंडीशन में हमें क्या करना है, वेग को कैलकुलेट करना है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस वाले प्रश्न को काफी आसान है। सबसे पहले ये हमें डाटा जो दिए हुए हैं, आपको पहला तो ये पता होना चाहिए कि आखिर वेग का समीकरण होता क्या है। वेग का समीकरण भी इन्होंने दे रखा है, हालांकि इस प्रश्न में वेग का समीकरण है, वेग बराबर है k, ये आ जाएगा a, ये आ जाएगा b, और साथ में हमें दे रखा है a/b²। इस तरीके से इसने वेग का समीकरण दे दिया। जो पिछले प्रश्न में हमने स्टैंडर्ड समीकरण लिया था, बिल्कुल इसके इक्विवेलेंट है ये वाला। अब सबसे पहले प्रारंभ में लिखते हैं, प्रारंभ में यानी कि वेग की वैल्यू निकाल रहे हैं t = 0 पर, वेग प्रारंभ में।
तो इसका मतलब हो जाएगा उस समय वेग बराबर हो जाएगा k, ये आ जाएगा a की जगह a नॉट आ जाएगा और b की जगह क्या आ जाएगा b नॉट आ जाएगा, इसका स्क्वायर आएगा। अब ये वैल्यूज आपने रखनी है। देखिए k की वैल्यू कहाँ है, ये है, तो हमारा आ जाएगा प्रारंभ में वेग बराबर 2.0 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6। देखिए क्या करा है, इस इक्वेशन में k की वैल्यू रखी है मैंने, a नॉट की वैल्यू कितनी है 0.1, तो मल्टीप्लाई इस a नॉट की वैल्यू क्या होगी 0.1 मल्टीप्लाई ये b नॉट की वैल्यू कितनी है 0.2, ये है 0.2, और चूंकि b नॉट का स्क्वायर है इसलिए इसका भी आपने क्या कर देना स्क्वायर। बस आप इसे सॉल्व करना है अपने, तो क्या आ जाएगा वेग प्रारंभ में वेग ये है 2.0 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6, इसको 0.1 को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -1 मल्टीप्लाई, इसको लिख सकते हैं 0.04, इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना आएगा। तो कैसे लिखेंगे 2.0 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6 -1 -7, एक से मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही आएगा। इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 10 की घात -2। मुझे लग रहा है ये बात समझ में आ रही होगी कि ये हमने इसकी जगह कैसे लिखा है। यहाँ डेसिमल यहाँ पर था, इसको 2 खाने दाहिनी तरफ ले गए, 1 और 1 2, तो हमने लिख लिया 4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2, 2 खाने इधर ले गए तो घात -2 में आ जाएगी। अब आपने मल्टीप्लाई करनी है, 4 दूनी ये आ गया 8.0, 10 की घात -7 ये है और 10 की घात -2 ये है, तो कुल मिला के आ गया 8.0 गुणा 10 की घात -9 आ जाएगा। और मात्रक आप जानते हैं इसका, पिछले प्रश्न में भी हमने बताया था मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये हमारा क्या हो जाएगा वेग निकल गया। तो ध्यान रखिए ये प्रारंभ में वेग है, अब हमें t समय बाद इसका वेग निकालना है ये वाला, तो ये वेग कैसे निकलेगा, तो लिखते हैं t समय पश्चात। अब t समय पश्चात आप इस बात को समझिए, a का मान 0.06 मोल रह जाता है, तो a की सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ, तो लिखते हैं a की सांद्रता में परिवर्तन बराबर कितना आ जाएगा, प्रारंभ में कितनी थी 0.1, बाद में कितनी रहेगी 0.06, तो 0.1 माइनस 0.06 घटा लेते हैं। 0.1 में से 0.06 घटाएंगे, यहाँ 0 आ गया, 10 हो गया, 10 में से 6 गया, सीधे आ गया 4, तो ये आ गया 0.04, तो यहाँ लिख लेंगे 0.04। ए की सांद्रता में इतना परिवर्तन हुआ। अब यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक देखिए, जब ए के 2 मोल यूज किए जाते हैं तो बी का 1 मोल प्रयोग में आता है। ध्यान रखिएगा क्या कहा मैंने, क्योंकि ए के आगे 2 है तो इसका मतलब ए के जब 2 मोल का उपयोग करते हैं तो बी के कितने मोलों का उपयोग करते हैं, 1 मोल का उपयोग करते हैं। तो उससे क्या मिलता है, ए टू बी हमें 1 मोल प्राप्त होता है। इसका अर्थ है कि ए जितना उपयोग में लाया जाएगा बी का मान ठीक उससे क्या होगा, आधा होगा। तो ठीक यही बात आपको समझनी है कि बी का कितना उपयोग हुआ है 0.4। तो लिखते हैं जब ए में 0.04 परिवर्तन होगा तब बी में इसका क्या होगा, आधा होगा, 0.02 परिवर्तन होगा। किसमें, सांद्रता में। ध्यान रखना सांद्रता की बात कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि बी में 0.02 परिवर्तन होगा। तो लिखेंगे कि t समय पर यदि b की वैल्यू निकाली जाए तो b की प्रारंभ में वैल्यू कितनी है 0.2, जैसे हमने यहां करा था 0.6 से 6 घटाया था, तो यहां 0.2 में से माइनस करेंगे जितना परिवर्तन हुआ है 0.02, तो घटा दीजिए। यहां 0.2 में से 0.02 घटाएंगे तो यहाँ 0 आ गया, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 1 का 1 आएगा 0.18, तो इसका आंसर क्या आ गया 0.18, इतना आ गया। अब फिर से आपने इसी फार्मूले का यूज करना, देखिए ये वाले, बल्कि इस वाले फार्मूले का, क्योंकि ये तो हमारा प्रारंभ में था, ये प्रारंभ की बात हो रही है। अब t समय पश्चात तो वेग बराबर हो जाएगा k, ये आ जाएगा a और यहां पर आ जाएगा b का स्क्वायर। तो k की वैल्यू कितनी, हमें
यहां पर दे रखी है के की वैल्यू 2.0 10 टू द पावर माइनस 6, 2.0 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 6। फिर क्या आ जाएगा, ये ए की वैल्यू कितनी है, ए का कंसंट्रेशन अभी हमने यहां पर बताया था, ये ए का मान कितना है, ये इतना है, और यहीं पे लिख लेते हैं बी का मान कितना आया, यह है 0.18 मोल पर लीटर। तो बस ए का मान 0.06 और बी का मान हमारा आ गया 0.18 और बी का आप देख रहे हो यहाँ स्क्वायर है, तो ये क्या आ गया स्क्वायर। अब आपको इन तीनों को सॉल्व करना है। जब सॉल्व करेंगे जैसे हमने ऊपर करा था, तो आपकी वैल्यू जो निकल के आ रही है वो आएगी 3.89 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 9, जैसे यहां पर आया था -9, और साथ में आ जाएगा मोल पर लीटर सेकंड के बराबर। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। प्रारंभ का मतलब जब अभिक्रिया शुरू हुई हो, t बराबर 0 हो, उस समय की सांद्रताओं को हम a नॉट और b नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। t समय बाद की सांद्रताओं को हम a तथा b से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले आपको b की मात्रा ज्ञात करनी पड़ेगी कि कितनी मात्रा उसकी शेष रह गई। इसकी तो आपको पता चलेगी कि इतनी शेष थी, इसने ये आपने कैलकुलेट करा है कि कितनी मात्रा शेष रह जाएगी। फिर उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, इसका अभिक्रिया के वेग को ज्ञात करेंगे। तो मुझे लगता है आप आसान है, कठिन नहीं है। आप एक बार इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4.3, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार प्लेटिनम सतह पर NH3 यानी कि अमोनिया का अपघटन शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो इसने बता दिया शून्य कोटि की अभिक्रिया, ये एक ध्यान देने वाली बात है। N2MH2 के उत्पादन की दर क्या होगी, जबकि K का जो मान इन्होंने दे दिया है 2.5 गुणा 10 की घात -4 मोल पर लीटर पर सेकंड है। तो सबसे पहले यही लिख लेते हैं। हमें K की वैल्यू दे दी, ये दे दी 2.5 गुणा 10 की घात -4 मोल पर लीटर पर सेकंड। ये एक तो हमें ये दे दिया है। सेकंड क्या करा है, N2 तथा H2 के उत्पादन की दर, N2 तथा H2 के उत्पादन की दर ज्ञात करनी है। ये हमारे पास प्रश्न है। और अमोनिया क्या हो रहा है, अमोनिया का अपघटन हो रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रिएक्शन। रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं, हम जानते हैं अमोनिया की इक्वेशन हमारे पास होती है, अमोनिया होता है NH3। ये जब इसका अपघटन हो रहा है प्लेटिनम की सतह पर, तो ये हमारे पास बन रहा है N2 प्लस H2, ये बन रहा है। अब सबसे पहले इस इक्वेशन को आपने संतुलित करना है। तो संतुलित करें तो यहां हम देख रहे हैं N2 है, तो यहां पर हमने 2 कर दिया। अब यहां N तो संतुलित हो गया, 3 दूनी 6 है, तो यहां पर 3 रख लेंगे, तो ये समीकरण हमारी संतुलित होगी। ध्यान रखने की बात क्या है, यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 2 है, यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 3 है, और यहां पर कुछ नहीं है, तो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक क्या है 1। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब किसी भी अभिक्रिया में उत्पादन की जो दर का सूत्र होता है, हम लिखते हैं चूंकि अभिक्रिया के उत्पादन की दर बराबर हमारा होता है, यदि अमोनिया की कहें तो ये हमारा होता है DNH3 बटे dt के बराबर होगा। यदि N2 की बात करें तो इसी के आगे हम लिख सकते हैं DN2 बटे dt हो जाएगा। इसी के आगे H2 की बात करें तो DH2 बटे dt के बराबर हो जाएगा। उत्पादन की जो दर है, हमारी रेट है, वो इसके बराबर होगा हमारा। अब एक चीज और देखिए, जब हम NH3 के उत्पादन की दर कह रहे हैं तो NH3 क्या है, उत्पाद है, ये घट रहा है, इसलिए इससे पहले हम क्या लगा देते हैं, आगे इसका निशान माइनस में लगा देते हैं, क्योंकि इसका मान घटेगा। जबकि जो हमारे प्रोडक्ट हैं N2 तथा H2, ये हमारे धनात्मक होंगे, क्योंकि इनके मान क्या होंगे, बढ़ेंगे। पहली बात। दूसरी बात, आपको पता है कि जब उत्पादन की दर निकाली जाती है तो इनके जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होते हैं, इनको हम हर में लिख लेते हैं, यानी कि यहां हो जाएगा मल्टीप्लाई 2, यहां N2 है तो यह हो जाएगा मल्टीप्लाई 1, और यहां पर H2 के साथ 3 है तो यहां H2 के साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई 3। इसको ऐसे लिखा जाता है। तो अब हमें क्या करना है, उत्पादन की दर को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे ये भी देख लीजिए। हम जानते हैं चूंकि हमारे पास जो जनरल समीकरण होता है अभिक्रिया के वेग का, वह बराबर होता है K, और इसको लिख सकते हैं NH3।
चूंकि उसने हमारे को प्रश्न में दिया है अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि बराबर क्या है, शून्य, जीरो दिए। इसका अर्थ है NH3 की घात क्या है, जीरो होगी। यदि ये जीरो होगी तो इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। यानी कि अभिक्रिया का जो वेग होगा और उसे उत्पादन की दर भी कहेंगे, वो किसके बराबर आ जाएगा, K के बराबर। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये कहां से निकलेगा, इस वाले निष्कर्ष से निकलेगा कि अभिक्रिया की कोटि यदि शून्य है तो वेग बराबर K, ये हमारे पास आ गया उत्पाद। और इसकी हम क्या लिख लेते थे, सांद्रता की जो दर होती थी, इसकी जो पावर होती थी, वो एक प्रकार से रेट को रिप्रेजेंट करती थी, किसके, NH3 के। तो यदि वो शून्य है तो वेग किसके बराबर होगा, K के बराबर होगा। यानी कि उत्पादन की जो दर होगी वो K के बराबर होगी। यानी कि इस अभिक्रिया में अभिक्रिया के उत्पादन की दर जो इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर है, ये सब किसके बराबर होगी, K के बराबर होगी। मुझे लग रहा है ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि अभिक्रिया के उत्पादन की दर जो वेग के बराबर होगी वो K के बराबर होगी, तो उत्पादन की दर K के बराबर है। अब ये हमने अमोनिया के, हम कह सकते हैं अपघटन की दर है। ये हमारे N2, क्योंकि इसका उत्पादन तो होगा नहीं, ये घटेगा, इसलिए इसमें आगे माइनस आ गया। N2 के उत्पादन की दर ये होगी और H2 के उत्पादन की दर ये होगी। अब हमें किस किस का निकालना है, हमें तो निकालना है N2 का और H2 का निकालना है। तो बस ये दोनों हम निकालते हैं। तो सीधे लिखते हैं सबसे पहले dN2 बटे dt, और नीचे क्या था हमारा 1, तो मल्टीप्लाई 1 इजिकल टू किसके है, K के। और K की वैल्यू हमें दी हुई है 2.5 गुणा 10 की घात -4, तो लिखेंगे 2.5 गुणा 10 की घात -4। तो नीचे 1 है, 1 की यहां पर गुणा हो जाएगी, तो हम लिख सकते हैं d, ये हमारा N2 है, बटे dt बराबर 2.5 गुणा 10 की घात -4, और जो इसका मात्रक होगा वही हमारा इसका मात्रक हो जाएगा। ये आ जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, बिल्कुल वही आ जाएगा, सेम जो इसका मात्रक था वही। अब H2 की निकालें तो लिखेंगे dH2 बटे dt, और इस समीकरण में ध्यान दीजिएगा dH2 बटे dt, इसके आगे कितना है 3, तो यहां पर लिख लेंगे मल्टीप्लाई, ये है 1/3 के, ये भी किसके बराबर होगा, K के। तो इस 3 की यहां गुणा कर दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा dH2 बटे dt, यानी कि हम कह सकते हैं यह H2 के उत्पादन की दर है इस अभिक्रिया के लिए। बराबर क्या हो जाएगा, 3 की यहां गुणा हो जाएगी K में, तो बराबर क्या आ गया 3K। तो क्या हो गया 3 मल्टीप्लाई K का मान 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴, तो 25 थी 75, 7.5 गुणा 10 की घात -4, साथ में हो गया मोल पर लीटर पर सेकेंड। इस प्रकार से इसे निकालेंगे। आप चाहते तो अमोनिया की भी निकाल सकते थे, क्योंकि अमोनिया की दर क्या है, 2 है, तो ये 2.5 से इधर जाकर के 2 से मल्टीप्लाई हो जाती, तो वो 5.0 निकल जाती। अगर वो प्रश्न में पूछा होता तो आप उसे निकाल सकते थे इसी इक्वेशन से। जैसे हमने इन दोनों इक्वेशंस का यूज करा था दाएं पक्ष के लेकर के, वैसे उसे भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा थर्ड प्रश्न इसको हल करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4.4, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार डाइमिथाइल ईथर के अपघटन से CH4H2 तथा CO बन रहे हैं। डाइमिथाइल ईथर यानी कि जिसको हम कहते हैं, फार्मूला होता है CH3OCH3, इससे क्या बन रहे हैं, ये हमें इसने दे दिया है, ये CH4 मीथेन प्लस H2, और साथ में हमारा बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO बन रहा है। ये 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं। आगे कह रहा है कि इस अभिक्रिया का वेग निम्न समीकरण द्वारा दिया जा सकता है। तो अभिक्रिया के वेग के समीकरण भी दे दी, वेग बराबर दे दिया K, जिसे हम वेग स्थिरांक कहते हैं K, और आगे दे दिया CH3OCH3, और साथ में इसकी पावर दे दी 3/2। ये हमें समीकरण दे दिया। आगे क्या करें, अभिक्रिया के वेग का अनुगमन बंद पात्र के बढ़ते दाब द्वारा किया जाता है, अतः वेग समीकरण को डाइमिथाइल ईथर के आंशिक दाब के पद में भी दिया जा सकता है। इसलिए इसका वेग जो है वो हमारे को इसने दे दिया K बराबर, समीकरण यही आ जाएगा, वेग बराबर K, और यहां आ जाएगा P CH3OCH3, इसकी पावर 3/2। तो देखिए इस समीकरण में क्या है, इसमें CH3 और CH3 की हमारे को सांद्रता के पदों में दे रखा था, जबकि इस वाली इक्वेशन में इसकी सांद्रता न लेकर के हमने इसका क्या ले लिया, दाब ले लिया है। ये इक्वेशन में अंतर है।
यदि दाब को बार में और समय को मिनट में नापा जाता है तो अभिक्रिया के वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाइयां क्या होगी। तो इन्होंने क्या कहा, दाब को आपने नापना है किसमें, बार में, और समय को नापना है मिनट में। मिनट में तो किस किस की निकालनी है, एक तो वेग की विमा निकालनी है और एक वेग स्थिरांक की विमा, स्थिरांक की विमा या मात्रक इकाई, ये दो चीजें ज्ञात करनी है। तो वेग स्थिरांक तो क्या होता है, के, और वेग हमारे पास फार्मूला है। तो किस प्रकार से करेंगे प्यारे बच्चों, यहां पर हमें ध्यान देना है। हमने आपको बताया था कि जब किसी अभिक्रिया कब घटित होती है तो यदि वो एक्वस सॉल्यूशन में हो तो वहां पर हम उसकी सांद्रता के पदों में व्यक्त करते हैं वेग को, और यदि वो गैसेस स्टेट में हो तो बहुत बार हम उनको आंशिक दाब के पदों में व्यक्त करते हैं। ये हमने थ्योरी में आपको डिटेल में समझाया था, वही उसी के बेस्ड में यहां पर ये न्यूमेरिकल इन्होंने दे रखा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर वेग होता क्या है। तो वेग बराबर हमारा होता है, सीधे ये हमारा आ जाएगा, दाब के पदों में है तो दाब बटे समय आ जाएगा। दाब का मात्रक क्या है, हमारे को दे दिया बार, बटे समय का मात्रक कितना है, दे दिया मिनट। तो वेग का मात्रक क्या आ गया, बार बटे मिनट। वेग का मात्रक हो गया बार, जो कि दाब का मात्रक लिया गया है, बटे क्या आ गया, मिनट। ये हो गया। दूसरा हमें निकालना है वेग स्थिरांक के का भी मात्रक ज्ञात करना है। तो देखिए के इस समीकरण से आएगा, हम लिखेंगे के इज इक्वल टू, ये आ जाएगा वेग, पहले इसी को लिख लेते हैं, चलिए आप लोग कंफ्यूज ना करें। तो ये आता है वेग बराबर होता है के, और यहां पर है पी CH3OCH3 और इसकी पावर है 3/2। तो हमें तो के की वैल्यू निकालनी है। तो के बराबर क्या आ जाएगा, ये पद इसके नीचे चले जाएगा, ये आ जाएगा वेग, नीचे आ जाएगा P CH3OCH3, इसकी पावर आ गया 3/2। तो वेग की भी हम यहां से लिखेंगे, ये हमारी होगी बार बटे मिनट। और ये क्या है, ये एक प्रकार से दाब ही तो है। ये हमें बता रखा अभिकारक के दाब का मान दे रखा है, आंशिक दाब को। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, बार, और इसकी पावर कितनी है आप देख रहे हो, 3/2। तो ये आ जाएगा 3/2। तो क्या आ जाएगा, के की मात्रा क्या आ जाएगा, ये ऊपर चली जाएगा, तो ये आ जाएगा बार, इसकी घात 1 - 3/2, नीचे आ जाएगा मिनट। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा बार की घात -1/2 बटे मिनट। और यही हमारा क्या हो जाएगा, के का मात्रक हो जाएगा। तो हमें किस किस के मात्रक ज्ञात करने थे, एक तो वेग का मात्रक ज्ञात करना था, वेग बराबर बार बटे मिनट। दूसरा के का मात्रक ज्ञात करना था, तो के बराबर आ गया बार की घात -1/2, और चाहो तो ऊपर ही लिख लीजिए मिनट की घात -1। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इन दोनों के मात्रक हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.5, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। तो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये थ्योरेटिकल प्रश्न है। लिखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहला हमने आपको बताया था, जो कि हमारा था अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारकों की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी, अभिकारक उतनी तेजी से, हम कहेंगे अभिक्रिया का वेग उतनी तेज होगा, वो उतनी तेजी से आपस में मिलके क्या करेंगे, प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे, उत्पाद बनाएंगे। तो पहला इसमें आ गया जिसे हम कहते हैं अभिकारकों की सांद्रताएं, अभिकारकों की सांद्रता। दूसरा हमने कहा था तापमान। हमने देखा था कि जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं वैसे वैसे अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ता चले जाता है। तो ताप है, और बताया भी था वहां पर केवल 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बदलने पर अभिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है। यह भी बात हमने वहां करी थी। तीसरा हम कहते हैं, हमने आपको संघट सिद्धांत बताया था। संघट मतलब जिस सिद्धांत में यह कहा जाता था कि ये अणु आपस में जब टक्कर लगाते हैं जोर से, तब क्या होता है, अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। तो वहां पर हम शब्द इस्तेमाल करते थे संघट आवृत्ति, जिसे कहते हैं संघट आवृत्ति।
यानी कि टक्करों की संख्या जितनी ज्यादा होगी प्रति सेकंड, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक आयतन में अणुओं के टक्करों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, उसी को हम क्या कहते हैं, संघट आवृत्ति कहते हैं। उसका मान जितना ज्यादा होगा उतना ही तेजी से क्या होगा, अभिक्रिया घटित होगी। इसके अलावा हमने आपको बताया था वहां पर उत्प्रेरकों का प्रभाव, कैटलिस्ट का, यानी कि उत्प्रेरक भी क्या करते हैं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं बिना किसी अभिक्रिया में पार्टिसिपेशन करे हुए। वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। इसके अलावा भी कई सारे कारक हैं, जैसे हम कहते हैं जो सरफेस जो होता है हमारे अभिकारकों का, वो जितना ओपन होगा उतना अधिक क्या होंगे, अभिकारक तेजी से उत्पादों में परिवर्तित होंगे। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सी जगहों पर हम क्या करते हैं, जो अभिकारक लिए जाते हैं उनको चूर करके, पीस करके, तब उसका क्या करा जाता है, प्रयोग किया जाता है यदि वो ठोस अवस्था में हो, जिससे उनका अधिक से अधिक क्षेत्रफल क्या हो, अभिक्रिया के दौरान ओपन रहे, जिससे वो जल्दी से क्या करें, अभिक्रिया पूरी करें। इसके अलावा आप कह सकते हैं प्रकाश की तीव्रता भी है। जो प्रकाश आता है उसमें भी एक प्रकार की क्या होती है, एनर्जी होती है। हम जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है, जो हम कह सकते हैं प्लांक थ्योरी कहती है कि जो प्रकाश है वो ऊर्जा के पैकेटों के रूप में आता है, तो ऊर्जा मिलेगी तो निश्चित रूप से अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। तो ये सारे के सारे कारक हैं जिनको आप लिख सकते हो। थ्योरी में हमने आपको इसको डिटेल में आपको समझाया है। अगला देखें, अगला प्रश्न ये है हमारा, अगला है 4.6 है, किसी अभिक्रियक के लिए एक अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है। यदि अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है तो n का मान कितना दे दिया हमें, 2 दे दिया। अभिक्रिया के वेग कैसे प्रभावित होगा यदि अभिक्रियक की सांद्रता फर्स्ट में दुगनी कर दी जाए और सेकंड में आधी। फर्स्ट में दुगनी और सेकंड में आधी। तो हमें बताना है अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा, इन दोनों ही स्थितियों में अभिक्रिया का वेग क्या होगा, कैसे प्रभावित होगा, यह हमें समझाना। तो सबसे पहले आप अभिक्रिया एक हम ले लेते हैं, मान लेते हैं मेरे पास एक अभिक्रिया है, ये A परिवर्तित हो रहा है मान लेते हैं B के रूप में। तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, अभिक्रिया का वेग का समीकरण हो जाएगा K A। अब A की पावर क्या होती है, N, जिसे हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि। तो यहां पर इन्होंने कोटि का मान कितना दे दिया है, 2। तो हम कहेंगे अभिक्रिया का वेग बराबर K, और ये आ जाएगा हमारा A की पावर, लिख लेंगे 2 इस प्रकार से। अब लिखते हैं प्रारंभ में A क्या होगा, A0 होगा, और बाद में यानी कि T समय पश्चात उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। पहली स्थिति यदि दुगनी हो, फर्स्ट कंडीशन यदि दुगनी हो तो हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं मान लेते हैं A' से, और सेकंड में यहां पे लिख लेते हैं जब दुगनी हो। सेकंड में डबल डैश ले लेते हैं जब क्या हो, आधी हो। सांद्रताएं ये इस प्रकार से हम ले सकते हैं। तो इस समीकरण को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं यहां पर, मान लेते हैं अभिक्रिया के वेग को मैं R से रिप्रेजेंट करता हूं। मैंने कहा R बराबर K। अब प्रारंभ की बात ध्यान दीजिएगा, प्रारंभ में सांद्रता क्या है, A0 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, A यहां पर नॉट, और इस पूरे ब्रैकेट की घात मैंने क्या लिख ली, 2। मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं प्यारे बच्चों। ये कब है, प्रारंभ में, ध्यान रखना ये क्या है, प्रारंभ में। और इसको R को मैं R0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं प्रारंभ में सांद्रता R0 बराबर, सूत्र यही है कि प्रारंभ में सांद्रता क्या है, A0, और A की पावर कितनी है यहां पर, 2, तो इसकी घात आ गई 2। अब हम क्या करते हैं, इसको इस रूप से समझते हैं। पहली, जब सांद्रता क्या हो जाए, दुगनी हो जाए, सांद्रता दुगनी हो, इसका अर्थ है जो सांद्रता A' है वो A0 की क्या होनी चाहिए, 2 गुना होनी चाहिए, 2 × A0 के बराबर होनी चाहिए। इसका अर्थ ये है। तो अब इस स्थिति में वेग क्या होगा, तो हम लिख लेंगे अतः R', यहां R की जगह क्या ले लिया, R' बराबर, फॉर्मूला यही आएगा K, और ये आ जाएगा A0 की पावर 2 थी, अब A0 की जगह क्या लिख लेंगे, A', और इसकी पावर
यहां सांद्रता के रूप में लिख रहे हैं इसको, इसका क्या है स्क्वायर। अब केवल ए डैश की वैल्यू इतनी लिखनी है आपने, तो ये आ गया के, ए डैश की वैल्यू कितनी है 2 इंटू ए नॉट, और इसकी पावर कितनी आ गई 2। तो अब इसे सॉल्व कीजिए, ये आ गया के, इसको करेंगे तो 2 दूनी कितना आ जाएगा 4, और साथ में आ जाएगा ए नॉट का स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 4 को आगे ले जाइए, 4 इंटू के, और साथ में हमारा आ जाएगा ए नॉट का स्क्वायर। आप देखिए के ए नॉट का स्क्वायर किसके बराबर है, आर नॉट के, उसके बराबर है, आर नॉट के बराबर है। तो क्या लिख लेंगे यहां, इसी से लिख लेते हैं, आर डैश बराबर, देखिए ये आ गया 4, और ये पूरा पद किसके बराबर आ गया, आर नॉट के बराबर। तो यदि सांद्रता दुगनी करते हैं तो अभिक्रिया का जो दर है वो 4 गुनी हो जाएगी, अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाएगा। अब ठीक इसी प्रकार से सेकंड केस को लेते हैं, तो इसको ऐसे कर रहे हैं हम। सेकंड केस के लिए, सेकंड केस के लिए जब सांद्रता क्या लिखिए आधी हो, आधी का अर्थ है कि सांद्रता जिसको मैं अब की बार ए डबल एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो 1/2 होगी किसकी, ए नॉट की। तो आप इसको भी इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे। तो जैसे हमने यहां लिखा था आर डैश बराबर के ए डैश की पावर 2, वैसे लिखेंगे आर डबल डैश बराबर के ए डबल डैश की पावर 2। अब ए डबल डैश का मान यहां से रख लीजिए, तो ये आ जाएगा के ए डबल डैश का मान 1/2 ए नॉट, और इसकी पावर कितनी आ गई 2। सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा के 1/2 का स्क्वायर 1/4, और साथ में क्या आ गया ए नॉट का स्क्वायर। इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब ये के इंटू ये वाला पूरा का पूरा पद किसके बराबर है, ये तो आर नॉट के बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं 1/4 इंटू आर नॉट। तो इसका अर्थ है कि अब की बार जो सांद्रता होगी हमारी, यदि वो आधी हो जाए तो जो दर होगी आर की वैल्यू होगी वो 1/4 हो जाएगी। तो अभिक्रिया का जो वेग होगा इस स्थिति में वो क्या हो जाएगा 1/4। कब का 1/4, प्रारंभिक स्थिति का, प्रारंभिक वेग का क्या होगा 1/4 होगा। तो काफी सिंपल है, आपने नई नई स्थितियां नए नए संकेत लेकर के फिर उनकी वैल्यूज इस इक्वेशन में रख करके आसानी से आप इसे निकाल सकते हैं।